नमस्कार साथियों, 107.8 FM रेडियो जयघोष पर मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त समरीन और प्रोग्राम शुरू हो चुका है विधात्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस कार्यक्रम में आपको विभिन्न क्षेत्रों की ऐसी सशक्त महिलाओं से मिलवाते हैं जो अपने आप को सिद्ध कर चुकी होती हैं। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, संगीत में भी इनका शौक़ है और साथ ही साथ ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो बिना देर किए चलिए मुलाकात कराते हैं आपकी डॉक्टर निधि निरंजन जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निधि जी, हम अपना कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हम चाहते हैं कि जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आप गाती भी हैं, तो आप कुछ सुनाएं हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को। ज़रूर। जैसे आप जानते हैं कि अब थोड़े दिनों बाद नवरात्रि आने वाली है जी, तो मैं आपको देवी माँ का एक भजन सुनाती हूँ। बिल्कुल। इसके रचयिता हैं पद्मश्री स्वर्गीय योगेश प्रवीण जी। उनके लिरिक्स हैं और इसकी कंपोजिशन है मेरे गुरु मजीद खान साहब की। तो मैं आपको ये भजन सुनाने जा रही हूँ। बिल्कुल। ये नैया बीच भंवर है माँ, आंचल का किनारा दे देना, आंचल का किनारा दे देना। किसी और की आस नहीं दुर्गे, बस अपना सहारा दे देना, बस अपना सहारा दे देना। ये नैया बीच भंवर है माँ, आंचल का किनारा दे देना, आंचल का किनारा दे देना। बहुत खूबसूरत गाया मैम आपने। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका ताल्लुक़ जो है वो पिथौरागढ़ से है और कहते हैं कि पहाड़ वाले जो होते हैं वो बहुत सादा और सोबर होते हैं। तो वहाँ से जब आपका लखनऊ आना हुआ तो क्या क्या आपने फेस किया और कैसे आपने मेडिकल का प्रोफेशन कब चुना, कब डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में आना है? मेरी पैदाइश पिथौरागढ़ की है जी। मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर थे GGIC स्कूल में। उसके बाद पिथौरागढ़ से हम लोग गोपेश्वर जो है ये डिस्ट्रिक्ट चमोली का हेडक्वार्टर है। अच्छा। तो वहाँ क्लास 1 से लेकर के 12th तक की मेरी पढ़ाई वहीं हुई है, पूरी स्कूलिंग। अच्छा। और सच बताऊं कि वो पहाड़ था छोटा सा, लेकिन हमारा स्कूल बहुत ही अच्छी एजुकेशन देने वाला था। उसने हमें सिर्फ स्कूली पढ़ाई नहीं कराई, उसने हमें सोशल सर्विसेज, सोशल जिम्मेदारियां, ये सब इतना कुछ समझाया अपने स्कूलिंग के दौरान हमारे टीचर्स ने कि आगे बढ़कर के भी वो सब भाव हमारे अंदर बना हुआ है। और हम हमेशा कदम कदम पर यही कोशिश करते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को संभालते रहें। फिर स्कूल से 12th करने के बाद मैंने MBBS एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट बिना किसी कोचिंग के मेरा सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में ही KGMC लखनऊ के लिए हो गया। क्या बात है। जो कि मतलब एक बहुत मेरे लिए गर्व का विषय था, प्राउड मोमेंट हाँ। होगा आपके लिए। और जब मेरे को लखनऊ आना था तो तुम्हें सुन के आश्चर्य होगा कि मैंने पहली बार ट्रेन देखी, क्योंकि इसके पहले तो पहाड़ में ही रहते थे। अच्छा, कहीं और नहीं गई? हमने कभी जैसे पहाड़ में ही घूमते रहे, जैसे माना नैनीताल गए। मेरा जो मैटरनल मेन घर है वो नैनीताल है। तो गोपेश्वर से नैनीताल तो वो बस एक बस का सफ़र होता था। तो पहली बार हल्द्वानी से लखनऊ की जब हमने ट्रेन पकड़ी तो तब हमने पहली बार जाना कि भाई ट्रेन क्या चीज़ होती है। तो ऐसी हम लोगों की ज़िंदगी थी उस समय। और दूसरा, उस समय फ़ोन तो होते ही नहीं थे। जहाँ हम थे गोपेश्वर में, वहाँ तो किसी के पास फ़ोन ही नहीं था। तो जब सबसे पहले यहाँ पहुँचे तो पता चला वो एक घुमाने वाला सिक्का डालने वाला फ़ोन होता था, वो पहली बार देखा। अच्छा। इवन हमारे पास टीवी नहीं था, यहाँ के हमने टीवी पहली बार देखा। और तुम्हें आश्चर्य होगा कि जब मैं क्लास 8th में थी तब हमारे पास पहली बार बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई घरों में आई, उसके पहले हम लोग लालटेन की रोशनी में पढ़ा करते थे।
तो शाम से एक काम होता था कि घर जाके सबसे पहले अपनी लालटेन चमकानी है, नहीं तो फिर रात को पढ़ेंगे कैसे। लेकिन हाँ, पढ़ने का एक बहुत जज्बा था और डॉक्टर बनना मेरी मदर का सपना था। अच्छा, कि तुम डॉक्टर बनो। तो उनका सपना मैंने पूरा किया। आज तो मेरी मदर मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर बन करके मैंने अपने पेरेंट्स की, अपने इन लॉज की और अपने समाज की, सबकी सेवा करी है। बिल्कुल। हाँ, मेरे पेरेंट्स दोनों मेरे पास ही अपनी ओल्ड एज में रहे और उनके मैंने पूरी देखभाल करी। एक जो उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया, उसका शायद मैं थोड़ा अपना फ़र्ज़ पूरा कर सकी। ये मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है अपनी ज़िंदगी में का। तो अभी आप कैसे अपना रूटीन फॉलो करती हैं? क्या है आपका रूटीन? हाँ, फिर यहाँ से MBBS करने के बाद मैंने MD भी KGMC लखनऊ से ही करा। अच्छा। और फिर बाद में MD करने के दौरान मेरी शादी डॉक्टर संजय निरंजन जो पीडियाट्रिशियन है उनसे हुई। फिर हम लोगों ने लखनऊ को ही अपना बेस बनाने का सोचा। जैसे मैं पहाड़ से थी, डॉक्टर साहब झांसी से थे। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग लखनऊ में सेटल होंगे। तो हमने अपना यहाँ पे एक प्राइवेट सेटअप, डॉक्टर साहब ने अपना बच्चों का क्लिनिक और मैंने पैथोलॉजी का सेटअप डाला। और फिर धीरे धीरे उसी सेटअप को अपना आगे बढ़ाते चले गए। तो बस ये हमारा सफ़र है। इसमें एक चीज़ है कि मैंने इनफर्टिलिटी पे, अच्छा, इनफर्टिलिटी पे मैंने काम किया। जैसे सीमेन प्रिपरेशंस वगैरह होती हैं, जो IUI वगैरह के प्रोसेसेस के लिए, वो मैंने एक डिफरेंट वर्क पैथोलॉजी में स्टार्ट किया। जैसे कि भी आपने जिक्र किया पैथोलॉजी का, तो आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे मिनिमम प्राइसेस पे आपको पैकेजेस मिल जाते हैं। तो वो किस हद तक ऑथेंटिक होते हैं या उनमें उनको लेना किस हद तक बेहतर होता है? आजकल एक फैशन सा चल गया है। जब देखो आप पेपर में या SMS मैसेजेस में, फेसबुक में आपको यही सब मिलेगा कि चेकअप करा लीजिए, फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में। इवन मेरे को लगता है कि 500-600 रुपये में या 900 रुपये में आप 1000 टेस्ट कर लेते हो, जो मेरी समझ से तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि आप जो भी पैथोलॉजी लैब चुने, वो एक ऐसी लैब चुने जिसमें जो डॉक्टर उसका सुपरविज़न करता हो। ये नहीं कि कोई भी फर्जी पर्सन आपका जांच कर रहा हो। वो क्या आपकी जांच कर रहा है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। और शायद इतने ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं है कि आप 1000 टेस्ट करा रहे हो। क्यों? आपके थोड़े बहुत 10 पैरामीटर्स चेक हो जाएं और करीब करीब मेरे ख्याल से अब क्योंकि इतना स्ट्रेस है ज़िंदगी में, तो 35 इयर्स की एज के बाद आप अपना एक चेकअप ईयरली करा लीजिए, है ना। ये पूरा ऐसा फुल बॉडी चेकअप नहीं जिसमें 1000 टेस्ट हो, जैसे हर ऑर्गन को डोनेट सिग्निफाई करता हुआ आप हीमोग्लोबिन करा लीजिए, आप कैल्शियम करा लीजिए, आप विटामिन D3 कराइए। विटामिन D3 की तो हिंदुस्तान में 99% डेफिशिएंसी, इवन बच्चों में। क्योंकि बच्चे, जो हमारा ज़माना था, हम बाहर खेलते कूदते थे, सन से हमारा एक्सपोजर था। आजकल का बच्चा AC में ही बैठा रहता है हर समय और मोबाइल में ही देखता रहता है। करेक्ट। तो उसके जितने भी बच्चों का हम विटामिन D3 करते हैं, सब में ऑलमोस्ट विटामिन D3 की कमी आती है। तो ये कुछ पैरामीटर्स, जैसे कार्डियक के लिए आप अपना लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए, शुगर अपना चेक करवाइए, है ना। यदि अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो SGPT, SGOT, इस तरह के टेस्ट कराइए। लेकिन ये नहीं कि उठा करके पूरा एक लिस्ट ऑफ टेस्ट 1000 टेस्ट कराइए, उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है। बात हो रही है चिकित्सा और संगीत दोनों से जुड़ी हुई, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे दवाइयों के बारे में कहा जाता है कि वो आपकी तन को जो है वो फ़ायदा देती हैं, ऐसे ही संगीत के लिए कहा जाता है कि वो आपके मन का इलाज करती हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? शायद ये बहुत हद तक सही है। अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपने टेंशन को दूर करने के लिए और एक रूहानी सुकून पाने के लिए, कि हम जब अपना टाइम, वैसे ही ज़िंदगी में इतना कम टाइम है, तो उन पलों को चुरा करके यदि हम संगीत में लगाएंगे तो आपको सच में बहुत सुकून मिलेगा। एक हॉबी आपकी डेवलप होएगी और इवन
आपने देखा होगा कोरोना टाइम में जी डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने कितना पेशेंट्स को एंटरटेन किया है, एनकरेज किया है, बिल्कुल अपने म्यूजिक से, अपने डांसेस करके, उनको सिंगिंग करा करके। तो म्यूजिक का एक बहुत तो बड़ा चलिए रोल एक है। छोटा सा लम्हा इस वक्त चुरा लेते हैं और कुछ सुनते हैं आपसे। जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे गुरु मजीद खान साहब हैं जी। और उनकी एक खासियत ये रही कि उन्होंने हमें क्लासिकल बेस दे करके हर तरह का म्यूजिक सुनाया, सिखाया। तो वो जो है, मैं आपको थोड़ा सा फोक है वो बिल्कुल, क्या बात है। सुनाती हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल। घिर आई रे बदरिया सावन की, घिर आई रे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की बदरिया, सावन की मन भावन की बदरिया, सावन की घिर आई रे बदरिया सावन की। क्या बात है, बहुत ही मधुर और मीठी आवाज़ है आपकी। एक बात और हम जानना चाहेंगे कि कैसे मैनेज करती हैं आप मेडिकल प्रोफेशन की? अगर बात करें तो ये तो अपने आप में इतना हैक्टिक काम है कि वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। तो आप अपने लिए खुद का वक्त, जिसको कहते हैं माई टाइम, मी टाइम, मी टाइम आप कैसे निकालती हैं और क्या करती हैं उसमें? मी टाइम चुराना पड़ता है जी, है ना। मतलब ये है कि अपने सारे काम आपाधापी से निकल करके थोड़ा सा टाइम, जैसे कि हमने शिक्षा, बाकायदा शिक्षा ली संगीत की, तो उसमें ये तो फिक्स था कि 2 दिन हफ्ते में सर आएंगे, तो सारा काम निपटा करके सर की क्लास करने के लिए एक इंतज़ाज़ बना रहता था, अरे सर आएंगे। और वो उससे पहले थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी कि अरे वो पूछेंगे तुमने क्या जो पहले पढ़ाया था, सारे गामा, ये सब जो सरगम और ये राग, ये सब सीखने पड़ते थे। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए सब हर किसी को निकालना चाहिए। संगीत की शिक्षा आपने किस उम्र में ली? संगीत की शिक्षा तो मैंने बहुत बाद में ली। अच्छा। क्योंकि वो संगीत की शिक्षा एक्चुअली मेरे बच्चों के लिए शुरू करी गई थी। अच्छा। कि बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो रहे हैं, जब मेरे ख्याल से वो कक्षा 4-5 में पढ़ते होंगे। तो अब लेकिन होता क्या था, सर आ जाते थे घर में, बच्चे रोज़ बहाना बनाते थे कि कल हमारा टेस्ट है, आज हम नहीं सीखेंगे, कल हमको इस कंपटीशन में जाना, हम नहीं सीखेंगे। तो सर ने हमें सजेस्ट किया कि ऐसा है डॉक्टर साहब, आप ही सीख लीजिए तो हमारा आना सही हो जाएगा, स्वारत हो जाएगा कि हम यहाँ तक आते हैं फिर बिना सिखाए चले जाते हैं। तो इस तरह से मेरी संगीत की जर्नी शुरू हुई। तो संगीत और मेडिकल प्रोफेशन, और आपने बताया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं आप, तो क्या है उसका कंटेंट, क्या होता है आपका जो? हाँ, सोशल मीडिया में मैंने एक तो ये जितने अपना संगीत सीखते हैं, जैसे कि भजन है, फोक संगीत है, देशभक्ति गीत हैं, ये सब हम दुनिया को सुनाना चाहते हैं। और इसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली ये किया है कि जैसे हमारे देश में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि अभी मुहिम चली थी हर घर तिरंगा जी, तो हर घर तिरंगा की सब किसी को पसंद आ रहा था, किसी को नहीं आ रहा था। तो मैंने उसमें भी एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश करी कि भाई हर घर तिरंगा क्यों फहराएं, क्या इससे आपको मिलेगा, एक आपका जज्बा देश के लिए, आपका जज्बा झलकेगा कि आप अपने देश को कितना प्यार करते हैं। इसके अलावा अभी एक रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इनोवेशन करते हैं। जैसे माना साइंस के एग्जीबिशंस वगैरह पहले बचपन में हम लोग भी करते थे, कुछ मॉडल बनाते थे, तुम लोगों ने भी किया होगा अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो कभी कभी कोई बच्चा इतना अच्छा मॉडल बनाता है कि वो उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। तो अब इन सब चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अभी उसके जो विनर्स थे, 15,000 विनर्स को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया था वर्चुअली। तो वो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में उन्होंने स्टूडेंट से मांगा था कि आप बताइए कि इस सॉल्यूशन को हम कैसे दूर करें। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और आज के यूथ के लिए कितना मौका है।
बिल्कुल। है ना, तो ये इन सब चीज़ों में यदि हम पार्टिसिपेट करेंगे तो यूथ को बहुत मजा तो आप आएगा। इसको लाइट इन्फॉर्मेशंस की तरह, हाँ, अवेयरनेस लाइट प्रोग्राम्स की तरह, छोटी छोटी कि ताकि Okay. किसी के पास इतना टाइम नहीं, वो जस्ट बाय चांस हम टीवी देख रहे थे तो वो इन्फॉर्म उसमें न्यूज़ में आया तो हमें वहीं से कैच हुआ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को मैं ग्रेस्प करके और छोटा सा उसका एक मिनट का कुछ बना करके सोशल मीडिया कैसे मैनेज करती हैं इतने ये सारी चीज़ें, इतने बहुआयामी? मेरे ख्याल से एक तो इसमें मेरे को बहुत हेल्प मिली, मेरे बेटे ने इंफॉर्मेशन ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मल्टीमीडिया में कोर्स किया जी। तो उसकी हेल्प से मुझे अभी इसमें बहुत मज़ा आने लगा है। मतलब मेरा रियली एंजॉइंग। जो सवाल है वो ये है कि कैसे आप मेडिकल फील्ड, घर, संगीत, सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों को एक साथ सामंजस्य कैसे बिठा लेती हैं आप? सामंजस्य बिठाने में मेरा इसमें बहुत बड़ा रोल है मेरे इन लॉज का, मेरे पेरेंट्स का। और मैं सब लिसनर्स को, सब व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि आप अपने एल्डर्स को अपने पास रखिए ताकि उनको भी जो एक लोनलीनेस की फीलिंग है ना आफ्टर रिटायरमेंट या जब बच्चे दूर दूर चले जाते हैं तो उनके अंदर भी यूथफुलनेस आ जाती है। वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को पालने में बहुत बिजी हो जाते हैं और बच्चों को आपसे अच्छा, मतलब हम तो अभी अभी पेरेंट्स बने होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपके बच्चों को बहुत प्यार से पालेंगे। और जो आजकल हम लोग मेड्स वगैरह के भरोसे बच्चे पालते हैं उससे वो उनके सुपरविजन में रहेंगे, है ना। उनको भी तो सुपरविजन चाहिए, उनका टाइम पास है, उनके लिए बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है और आप फ्री हैं ताकि आप कुछ भी करिए, आप अपनी सब एक्टिविटीज़ करने के लिए फ्री हैं। तो पेरेंट्स के साथ रहिए, मेरा ये बहुत बड़ा एक सजेशन होगा आज की जनरेशन के लिए। हम लोग अपने आखिर के पड़ाव की तरफ बढ़ चुके हैं। प्रोग्राम ख़त्म हो इससे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूवर्स को और लिसनर्स को आप एक और कुछ सुनाएं। मैं अपने लिसनर्स को ये कहना चाहूँगी कि देश से प्यार करिए, सब चीज़ से बढ़ कर के देश, यदि देश आपके साथ होगा, है ना, तो आप सबसे बड़ी ताकत होगी। तो मैं देशभक्ति का एक गीत आपको सुनाऊंगी। तुझ पे प्यारे वतन सब कुछ लुटा सकते हैं हम, दिल तो दिल है जान की बाजी लगा सकते हैं हम। तुझ पे प्यारे वतन सब कुछ लुटा सकते हैं हम, दिल तो दिल है जान की बाजी लगा सकते हैं हम। तुझ पे प्यारे वतन। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गाया आपने। और दर्शकों और श्रोताओं, अगर आप भी ज़िंदगी में कुछ दृढ़ निश्चय या कोई संकल्प लेते हैं तो ज़रूर कामयाबी आपके कदम चूमती है। आपके सामने एक जीवंत उदाहरण है निधि निरंजन जी का, जो पिथौरागढ़ जैसी जगह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। वो आज एक इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक समाज सेविका हैं, एक मेडिकल प्रोफेशन से जैसी समाज सेवा से जुड़ी हैं। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो वो अकेली संभाल रही हैं। तो आप में भी यकीनन वो ताकत है, ज़रूरत है आपको अपनी उस ताकत को पहचानने की। और फिलहाल इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। डॉक्टर साहब, आप आई हमारे साथ, अपने विचार साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का। सेम हियर मैम, थैंक यू।